पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस में धमाका हुआ है। ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पंजाब पुलिस का है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पंजाब पुलिस ने किसी तरह की आतंकी घटना से फिलहाल इनकार किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये धमाका ऑफिस में रखे विस्फोटक में हुआ है। सीएम भगवंत मान ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली है और बताया जा रहा है कि वो लगातार अफसरों के संपर्क में है। अगर पंजाब पुलिस की माने तो उनकी तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें बताया गया है कि करीब 7:45 पर यह धमाका स्टेट इंटेलिजेंस पुलिस ऑफिस जो मोहाली जिले में है वहां पर हुआ है। अब ये दफ्तर के अंदर हुआ या दफ्तर के बाहर हुआ उसके बारे में जानकारी ये बताई जा रही है सूत्रों के द्वारा कि जो एक्सप्लोसिव या उस तरह का जो विस्फोटक सामान होता है वो पंजाब पुलिस के अपने कंट्रोल में था या कस्टडी में था या उनके स्टोर हाउस में था जिसमें धमाका हुआ और उसी धमाके की वजह से वही धमाका हुआ है जो एक्सप्लोसिव उनके पास थे। लेकिन इसमें किसी तरह के किसी आतंकी संगठन या आतंकी हमला नहीं करार दे रही है पुलिस। फिलहाल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्टेट के डीजीपी से बातचीत की है, उनसे पूरी जानकारी मांगने की कोशिश की है। लेकिन वहां पर से जो तस्वीरें आ रही हैं घटनास्थल से इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर से वहां पर आरपीजी भी मिला है। जो तस्वीरें आ रही है ये कंफर्म हो रहा है कि वहां पर आरपीजी भी मिला है। तो अब ये पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है कि क्या आरपीजी खुद धमाके में उसमें धमाका हो गया या पुलिस के पास पहले से आरपीजी पड़ा था या कैसे हुआ ये देखने की बात हुई, क्योंकि पुलिस के पास अक्सर चीज जो आर्म्स होते हैं वो भी रखे जाते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है कि और पुष्टि और कह सकते हैं कि ऑफिशियल औपचारिक जानकारी पुलिस की तरफ से आना बाकी है। जिस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड इलाके में हूं और जो मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये जीवेश बिल्डिंग है। इस इलाके में शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास में और इसलिए आप रात के दौरान इस वक्त भी यहाँ पर हलचल देख रहे हैं। आग यहाँ पर लगी थी 7:45 बजे के करीब जिस पर काबू पा लिया गया है। 8 फायर इंजन यहाँ पर टाइम पर पहुँची थी। कोई हताहत इस हादसे में नहीं हुआ है और इस वक्त कूलिंग का काम चल रहा है। लेकिन रात के दौरान भी आप देखें किस तरह से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, क्योंकि मन्नत है यहाँ पर शाहरुख खान का बंगला जहाँ पर हमेशा लोगों का जमावड़ा रहता है, उनके फैंस का जमावड़ा रहता है। इस वजह से जो ये आग लगी है इसलिए यहाँ पर हलचल थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, लेकिन लेवल 2 की आग थी, तुरंत इस पर काबू पा लिया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं राणा दंपत्ति की। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई की सत्र अदालत से जो उन्हें जमानत मिली थी उनकी गिरफ्तारी के बाद इस शर्त पर मिली थी कि जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई उस मामले में उन्हें मीडिया से दूरी बनाकर रखनी है, उन्हें बात मीडिया से नहीं करनी है। लेकिन जब लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई थी नवनीत राणा जेल से सीधे रिहाई के बाद, छुट्टी के बाद, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने बयान दिया। उनके बयान को देखते हुए मुंबई पुलिस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ये कहते हुए कि उनकी जमानत रद्द करनी चाहिए। ये मांग उनकी तरफ से की गई है क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। अब कोर्ट की तरफ से राणा दंपत्ति को नोटिस जारी किया गया है। हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। सशर्त जमानत पर छूटी सांसद नवनीत राणा का यह बयान क्या उन्हें वापस जेल पहुंचा सकता है? इसी बयान को आधार बनाकर मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। सरकारी पक्ष का मानना है कि मीडिया से बोलने की पाबंदी के बाद भी दोनों ने इस केस से जुड़े बयान दिए हैं जो जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। न्यायालय ने अंत में ऐसा लिखा है कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन का ये भंग करे तो उसका मतलब उनका जो जमानत दी गई वो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, यानी आपका परमानेंट कैंसल उसके होती है। ऐसा एंटेल ऐसा वर्ड यूज किया है कोर्ट ने। इधर राणा दंपत्ति मुंबई और महाराष्ट्र छोड़ दिल्ली निकल गए। दिल्ली में नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और ठाकरे सरकार पर ज्यादती का आरोप लगाया। दिल्ली पहुंचने के बाद भी नवनीत राणा ने बयानबाजी जारी रखी, लेकिन अदालत की शर्तों के उल्लंघन से इनकार किया। मुझे लगता है कि जो कोर्ट ने आदेश दिए थे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप बात नहीं करेंगे, उस पर मैंने कोई बात नहीं की है। मैंने उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, हम कोर्ट का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, करते थे, करती हूँ, करती रहूँगी, उसमें कोई डाउट नहीं। पर उसके बाद जो अधिकार मेरे पास है वो अधिकार का इस्तेमाल में जरूर। बहरहाल इतना तो जरूर है कि जिस तरह से बयानबाजी नवनीत राणा ने लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद की है, उसके बाद उनके ऊपर एक तरह से अदालत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लग चुका है और उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। इस बीच बीएमसी ने खार में नवनीत राणा के घर का सर्वे किया।
बीएमसी को शक है कि राणा दंपति ने अपने घर में अवैध निर्माण किया है। दिल्ली से राजीव रंजन सिंह और मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिटी सेंटर शो में अब आइए बात करते हैं दिल्ली के शाहीन बाग की, जहां एमसीडी की एक टीम बुलडोजर के साथ वहां अवैध कब्जा हटाने पहुंची। लेकिन अवैध कब्जा हटाने के नाम पर उनको कुछ नजर आया तो एक दुकान के बाहर बांस और बल्लियां, जिन्हें दुकान वालों ने खुद ही हटा दिया। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 3 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एमसीडी के बुलडोजर को शाहीन बाग से बैरंग लौटना पड़ा। सोमवार को बीजेपी के मेयर वाले एमसीडी के कर्मचारी सैकड़ों पुलिस वालों के साथ कब्जे हटाने शाहीन बाग के जी ब्लॉक मार्केट पहुंचे, जहां पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता बुलडोजर के आगे लेट गए, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में लेकर मौके से हटाया। एमसीडी के लोग बुलडोजर लेकर लगभग आधे घंटे घूमते रहे, लेकिन कब्जे के नाम पर उन्हें सिर्फ ये बांस बल्लियां मिली, जिनको इस इमारत में पुताई करने के लिए लगाया गया था। बुलडोजर इन बांस बल्लियों पर चलने ही वाला था कि ओखला के विधायक और शाहीन बाग मार्केट संघ के लोग बीच में आ गए। एमसीडी को कहा गया कि ये बांस बल्लियां यहां के लोग खुद हटा लेंगे। फिर 10 मिनट में ये बांस बल्लियां हटा ली गई और एमसीडी का बुलडोजर लौट गया। इंक्रोचमेंट कहीं नहीं है। मुझे मालूम था ये खबरें दिखाएंगे कि हमने देखो अतिक्रमण हटा दिया। एक मस्जिद के आगे टेम्परेरी, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, टेम्परेरी वुजू खाना और उन्होंने टॉयलेट बनाया था अपनी जेसीबी से। मैंने कहा इसे मैं तुड़वाना चाहता हूँ। शाहीन बाग आरडब्ल्यूए का कहना है कि वो पिछले 15 दिन से खुद शाहीन बाग से कब्जे हटवा रहे हैं और सिर्फ शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए यहाँ बुलडोजर लाए गए। यहाँ पे कोई अवैध कब्जा नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। एक खाली व्हाइट वॉश के लिए पाइप गाड़े गए थे और वो 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। और ये हिंदुस्तान के दुनिया में जहाँ पे भी व्हाइट वॉश होता है तो उसके लिए बांस बल्ले गाड़ते रहते हैं। कहीं से अवैध कब्जा नहीं है कहीं पे भी। आपने भी देखा होगा यहाँ से भी बाकायदा थोड़ी सी ठेली रेहड़ी पटरी लगती है, वो लोगों ने खुद ही हटा ली थी। इसके अलावा कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि 3 घंटे कैसे शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सुबह 10 बजे जी ब्लॉक मार्केट पहुंची एमसीडी। सुबह 10:15 बजे एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा। सुबह 10:30 बजे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस के साथ सीआरपीएफ भी मौजूद थी। सुबह 11 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए। 11:15 बजे मौके पर आप के विधायक अमानतुल्लाह पहुंचे। दोपहर 12 बजे स्थानीय विधायक मार्केट एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद एमसीडी को मचान हटाने का भरोसा दिया। दोपहर 12:30 बजे स्थानीय लोगों ने मचान हटा लिया। दोपहर 12:45 पर मौके से बुलडोजर चला गया। इस बीच शाहीन बाग मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था। वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके लिए हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को यहां याचिका नहीं देनी चाहिए थी। कल घरेलू गैस के दाम 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए। वही दिल्ली का नगर निगम है जिसने 5 महीने से पूर्वी दिल्ली में शिक्षकों को पैसे नहीं दिए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और वही नगर निगम सोचिए कि सैकड़ों पुलिस वाले बुलाता है, बुलडोजर बुलाता है, कितना पैसा खर्च होता है इन तमाम चीज़ों में। तो वाकई में ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा अगर सिर्फ बांस बल्लियों को हटाने के लिए खर्च किया जाए तो वाकई में जनता के पैसे का दुरुपयोग है। फिलहाल एमसीडी फिर वापस आए हो सकता है और अवैध अतिक्रमण अगर यहाँ है तो पूरी दिल्ली में है। तो ये एक बड़ी ड्राइव चलानी चाहिए कि हर रोज अतिक्रमण हटाए जाए, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, खान मार्केट हो या अमीरों की बस्ती सैनिक फार्म। सहयोगी मोहम्मद मुसलिन और रवि रंजन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और राजद्रोह की धारा 124A को रद्द किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अपने रुख को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को ही हलफनामा देकर कहा कि वो राजद्रोह की धारा 124A पर विचार करने को तैयार है, इसलिए अदालत अभी सुनवाई टाल दे। जबकि पिछली सुनवाई में ही शुक्रवार को केंद्र ने कहा था कि इस कानून पर विचार करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अमृत महोत्सव के मौके पर अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को बदल दिया जाए। Today we have made it very clear through an affidavit
हमने एफिडेविट के जरिए ये साफ कर दिया है और सरकार की मंशा बता दी है। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है और निर्देश दिया है कि हम राजद्रोह कानून के प्रावधानों को फिर से देखेंगे। मोदी जी ने पहले ही ये निर्णय ले लिया है कि औपनिवेशिक कानून जो कि अब बेवजह हैं उन्हें हटाएंगे और हमने प्रक्रिया के तहत अब तक 1500 ऐसे कानूनों को हटाए हैं। And in the process, we have already removed close to 1500 obsolete laws. सरकार का ये फैसला ऐसे समय आया है जब उस पर धारा 124A के दुरुपयोग के आरोप बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 याचिकाएं लंबित हैं। दिलचस्प ये है कि जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कानून रद्द करने का वादा किया था, तब खुद प्रधानमंत्री ने इसकी आलोचना की थी। वो कभी तो उस कानून को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कभी स्टैंड बदल रहे हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म और किसी अथॉरिटी, आखिर जो अथॉरिटी में है लोग, उन्हीं के खिलाफ तो लोग कुछ बातें करेंगे, उन्हीं की कमियों को तो उजागर करेंगे। और जो कमी को उजागर कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहा है, उसको आप देशद्रोही करार दे दीजिए। ये कहाँ है? तो भाजपा ने जो कुछ कहा है कोर्ट में, उससे सारी लोकतांत्रिक शक्तियों को सावधान रहने की जरूरत है। ये कानून कभी महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक सहित कई स्वाधीनता सेनानियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इसमें राज्य के खिलाफ असंतोष फैलाने के आरोप में किसी को उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। महात्मा गांधी ने इसे दमनकारी कानूनों का राजकुमार बताया था, लेकिन आजादी के बाद भी इस कानून का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता रहा है। अब सरकार के रुख पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर का इंतजार है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश इस वक्त आटे के संकट से गुजर रहा है। आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं। आखिर क्यों देश में गेहूं की भारी कमी है? मोहम्मद गजाली अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों पर पड़ा है, लेकिन इसका फायदा हरियाणा और पंजाब के किसानों को अभी तक नहीं मिला है। हरियाणा के कैथल के किसान सुभाष चंद का कहना है कि इसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। की बार जी 8 कुंटल होया तो पहली बार 24 कुंटल लिकड़ दी थी, 16 कुंटल लिकड़ी है जी। तो इसी वजह से एक तो खार नहीं मिला टाइम पे, तो बरसात ने भी मार करी है। तो बाकी एक गला तेल बच गया, सिलेंडर घर के खर्चे बहुत बढ़ गए जी ललिता। तो इस सरकार सपोर्ट कर रही है ललिता कणक को, ललिता मारे को लले मौजा नहीं दे रही है। कम से कम 500 रुपये मौजा देना चाहिए। गेहूं की कीमतों में और बढ़ोतरी का अंदाजा है। बावजूद इसके ज्यादातर छोटे किसान अपनी फसल को बचाकर नहीं रख पा रहे हैं। इसके पीछे वजह है छोटे खेत होना, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होना और गोदाम की कमी। लेकिन फसल कम होने और जमाखोरी की वजह से आटे की कीमत बढ़ गई है। पूरे देश में आटे की औसत कीमत 7 मई को करीब 32 रुपए प्रति किलो थी। सालाना आधार पर इसमें 9.15% की तेजी दर्ज की गई। 7 दिसंबर 2021 को औसत कीमत 30 रुपए किलो थी। चेन्नई में 34 रुपए, कोलकाता में 29 रुपए और दिल्ली में 27 रुपए किलो रहा। खाद्य मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक इस साल रबी के मौसम में 195 टन गेहूं की खरीद होगी। ये सरकार के पहले की खरीद के 444 लाख टन के टारगेट से काफी कम है और पिछले साल के 433 लाख टन की खरीद से भी कम है। आटे की कीमत बढ़ने से बेकरी के सामान के दाम भी बढ़ गए हैं। थोड़ा फर्क पड़ा है पहले से, 1 रुपये और 2 रुपये किलो का डिफरेंस है पहले और आज के रेट में। ये चीज़ तो सभी महंगी हुई है, उस हिसाब से गेहूँ भी महंगी है। गेहूँ महंगी होने से आटा भी महंगा है। अब ये दोहरी मार पड़ गई है बेकरी पे कि जैसे अब मैदा भी बढ़ गया। अब ये हमारे बस में नहीं था। अब जैसे हम इंतज़ार में थे कि पहले कंपनी के रेट बढ़ाएं, अब जैसे अप्रैल में था, अब अप्रैल से आज तक 500 रुपये क्विंटल का रेट मैदे का बढ़ चुका है। अब ये बेकरी वाले अब इनकी हालत ऐसी हो गई कि अब ये अपने ऊपर नहीं ले सकते। अब इन्होंने सामान का रेट का बढ़ाना उनकी मजबूरी होगी। गेहूं की कमी का असर आने वाले दिनों में पैकेज्ड फूड की कीमतों पर भी दिखेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी गेहूं को कम किया है। वहीं अब सरकार को गेहूं की कीमत पर घरेलू बाजार में भी नजर रखनी होगी, जिससे महंगाई अचानक ना बढ़े। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।
और ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या है अनोखा एडॉप्शन कॉन्सेप्ट, बताएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक अडॉप्शन कॉन्सेप्ट शुरू किया है। इसमें पेंटर्स और ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। यहाँ दीवारों पर हर तरफ कलाकारी दिखेगी। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि कलाकार किसी भी खुली दीवार को चुने और दिए गए थीम पर दीवार पर कलाकारी करे। इस अभियान में शामिल होने के लिए शहर भर से कलाकार आ रहे हैं और अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आप देखें यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी, फायर कर्मी की मौजूदगी, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था। शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास जो ये जीवेश इमारत है, यहाँ पर 7:45 बजे के करीब आग लगी थी। 8 फायर इंजन ने इस पर काबू पा लिया था। कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर कूलिंग का काम इस वक्त भी चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ की बिल्डिंग की बिजली अब तक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एहतियातन सबको बाहर निकाल लिया गया है। आग बुझ चुकी है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आग के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।